सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। मैं हूं शजिया न्याजी। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि एक सियासी जमात की मंशूर में अकलियती शामिल नहीं तो अकलियतों की लिस्ट नहीं दी जाएगी। अगर खवातीन या अकलियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा? खरीदना तो जरूरी है ना। समाअत के दौरान जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देने पर सवालात उठाए। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया, खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई का बताने वालों को इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवार कैसे कहा? इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ किया कि उम्मीदवार तरीके इंसाफ के नहीं बल्कि आजाद है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अहम सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद करार दिया। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी के बाद कहा कि मैं वापस ले रहा हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के आजाद होने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आजाद उम्मीदवारों के पास कोई चॉइस बाकी नहीं रही। इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी ना मानना और आजाद जाहिर करना ही असल तनाज़े है। अगर हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार साबित हो गए तो मुख्तलिफ मामला हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई किसी जमात का सर्टिफिकेट देता है फिर उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। एक पार्टी का टिकट देकर दूसरी जमात में शामिल हो जाए तो उसे मुनहरिफ होना कहेंगे। मेरी नजर में टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63A लागू होगा। दौरान समाअत जस्टिस आयशा ने सवाल किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को इससे क्या फायदा होगा? मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नहीं दी जा सकती। इजाफी नशिस्तें लेने वाले बताएं कि उनका मौकिफ क्या है। आइन में पहले से दर्ज मुतनासिब नुमाइंदगी का फॉर्मूला समझाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन मुकद्दस है, उस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। तारीख की बात अगर करनी है तो पूरी तरह से करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत भी इस सब में मिली हुई है। बतौर सुप्रीम कोर्ट हमने अपने सर रेत में दबा लिए हैं। सब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम माजी की बात कर रहे हैं। एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका, आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन दरख्वास्त 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक है। लापता अफराद के केसेस और बुनियादी हकूक की पामालियां सियासी केसेस नहीं। सवाल यह है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? सवाल यह है कि क्या पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करके गलती की? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद का मैंडेट दीगर सियासी जमातों को दिया जा सकता है? इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आप सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत को कैसे देख रहे हैं? क्या मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए इशू ये है कि जो उन्होंने जो फॉर्म भरा है, जितने लोग थे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, उन्होंने सबने पीटीआई का फॉर्म भरा था। वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सिंबल उनसे जजमेंट के तहत ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर को अपहोल्ड किया गया था, तो उनको उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। पहले तो ये फैसला होना चाहिए कि जी वो आज़ाद हो गए थे, तो सिंबल लेने से आदमी आज़ाद हो जाता है या फिर भी वो पार्टी से मुंसलिक रहता है। अगर इसके नतीजे में वो कहते हैं कि जी अगर पार्टी से मुंसलिक रहता है तो उनका उस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना फिर गैर मायनी हो जाएगा, बेमायनी हो जाएगा, फॉर द सिंपल रीज़न कि आप देखिए कि वो अपनी जमात के अंदर खुद ही मौजूद हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर उन कहते हैं कि जी हाँ वो आज़ाद हो गए थे क्योंकि उनसे सिंबल ले लिया गया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो। अब ये देखना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपनी क्या हैसियत थी पार्लियामेंट के अंदर। क्या उन्होंने, आज मैंने सुना है कोई एफिडेविट उन्होंने हामिद साहब ने दिया था जिसकी उन्होंने कोशिश की लेकिन उनको शायद बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो एफिडेविट दिया था कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर हूँ और मैंने अपना एफिडेविट अपने फॉर्म के साथ जमा। अगर इस तरह की बात है तो अगर उनकी एक नशिस्त वो जीत चुके हैं अपने उस पर, तो आप नेचुरली इंडिपेंडेंट उनको उसमें शामिल हो जाते हैं और वो सारी सीटें उनको मिलनी चाहिए। तो ये दोनों सिनारियोज में सीटें उनको मिलनी चाहिए। फिर एक तीसरा सिनारियो है। तीसरा सिनारियो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो सलमान अकरम जाजा की पटिशन थी, उन्होंने यही कहा था कि जी आपने हमसे सिंबल ले लिया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी पार्टी ख़त्म हो गई, हम अभी आज़ाद उम्मीदवार एज सच नहीं है।
तो हमें किसी को 3 दिन के अंदर शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। वो लाहौर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला कर दिया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में आगे शायद उनकी भी केस इस केस के साथ मुंसलिक है, लगा हुआ है, तो उसमें ही फैसला होना चाहिए। तो तीनों सिनारियों में सीटें इनको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि मतलब कि अगर आप जो इंडिपेंडेंट है अगर वो नहीं गए तो आप उनको सीटें नहीं दें और फिर कहें कि क्योंकि जी पार्लियामेंट को मुकम्मल करना है तो ये सीटें हम दूसरों में बांट दें, क्योंकि देखें दूसरों में बांटने हो नहीं सकता, फॉर द सिंपल रीजन के आइन का आर्टिकल 51 क्लियर है इस बात में कि हर पार्टी का शेयर उसके जो सीटें उसने जीती भी होती हैं उसके हिसाब से पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की सिस्टम के तहत मिलता है। तो सर अगर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कानूनी पेचीदगियों के बायस अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती सपोज, तो मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले पर इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे? मैं तो कहता हूं कि उसका ये होना चाहिए, उनको नहीं मिलती लेकिन वो खाली तो नहीं जा सकती, क्योंकि उनको नहीं मिलती तो उसमें इनको फैसला ये होना होगा कि अगर कुज़ी इत्तेहाद काउंसिल को किसी वजह की वजह से नहीं मिलता कि जी उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा या वो नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर, या पॉलिटिकल पार्टी तो एग्जिस्ट करती है लेकिन जी उन्होंने कोई सीट नहीं जीती, तो फिर जाहिर बात अगर वो उनको शामिल नहीं हो सकते थे तो फिर उनको या तो ऑप्शन दिया जाए कि जी आप फैसला कर लें कि जी आप किसके साथ शामिल होंगे, नंबर 1। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये सीटें वो कहते हैं उनका मौक़िफ़ ये भी है कि जी अगर नहीं है तो हम तो पीटीआई हैं, हमने तो इंडिपेंडेंट तो लड़ा ही नहीं इलेक्शन, सिंबल लेने से हमारी जो हैसियत होती है एक पीटीआई के लेजिस्लेटर के हिसाब से या कैंडिडेट के हिसाब से वो तो नहीं ख़त्म हो गई, तो फिर उनको मिलनी चाहिए। ये कह देना कि जी क्योंकि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती तो वो हर हाल में बटनी चाहिए जो आपने सिस्टम का नाम लिया प्रोपोर्शनल पीआर सिस्टम के तहत, वो बाकी जमातों में वो हो नहीं सकता। तो और तीसरी जो बहुत बात है कि सीटों को खाली भी नहीं रखना, क्योंकि आपको नुमाइंदगी भी तो देनी है, लेकिन आप देखिए कि आप किसी की सीटें जो उसके हक है, जिन लोगों ने उसको वोट किया, वो उठा के आप किसी और को तो नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए उसके बड़े दूररस नताइज हैं। क्योंकि अगर आपने वो देखिए, पहली बात तो ये बड़ा सीरियस इशू इस मुल्क में है कि वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का डिबेट चल रही है कि हुकूमत फॉर्म 47 की बनी हुई है, तो आपने एक मेजॉरिटी पार्टी को वैसे ही माइनॉरिटी कर दिया, और जो उनकी जो सीटें उनको बनती हैं उनका हक बनता है वो भी आप किसी और को दे दें ताकि उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए ताकि वो आइन की तरमीम कर सकें। तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि इस तरह से होना चाहिए, और आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात होगी कि सीटें जिसने ली और उन्होंने गलत फैसला भी किया एसआईसी को, तो ये अवाम का देखिए इवेंचुअली मेरा और आपका हक है, वो कोर्ट को ये देखना है कि वो सीटें, वो जो रिजर्व सीटें हैं उनके हक में तो नहीं जाती बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के, जिनकी तरफ से आप देखें बुकला भी आ जाए पीआरओ कि जी हमें दे दी जाए, मतलब ये क्यों दे दी जाए आपको? अब उनका गलत फैसला है तो आप उसको स्ट्राइक डाउन करें कि गलत फैसला है, उनको ऑप्शन दे, वो ज्वाइन करें, या कहें कि जो कि ये पीटीआई के थे तो उन्हीं के पास रहनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ सारी बहस जो है कि किसी और में बढ़ जानी चाहिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है, लेकिन नेचुरली सुप्रीम कोर्ट अगर हम देखें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों को जो आज़ाद करार दिया गया था, तो आपकी नज़र में ये फैसला दुरुस्त था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉर द सिंपल रीजन देखिए इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं हमारा, वो पिछले आप देखिए वो सारे फैसले गलत करता है, डिक्टेशन पे वो काम कर रहे हैं, वो आज़ाद हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारा एक आईनी इदारा है जो आज़ाद नहीं है, उनके हर फैसले जो है वो स्टैब्लिशमेंट या उनके जो डिक्टेशन जो उनको देते हैं, जिस तरह का वो रिजल्ट लोग चाहते हैं उसके हिसाब से आप देखिए आरओ का अपॉइंटमेंट, डिलिमिटेशन, इलेक्शन जिस तरह से कराए, इलेक्शन को रिजल्ट्स को रोक देना, फिर फॉर्म 45 के अंदर इंटरपोलेशन वगैरह करना, रिजल्ट्स देना, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से हुआ है, हारे हुए लोगों को जितवा देना, इसमें इलेक्शन कमीशन ने तो अपना रोल बता दिया। नेचुरली उनका तो काम ही था, उन्होंने सारा गेम ही यही था कि इनको इंडिपेंडेंट करो, ताकि अगर क्योंकि ये खतरा था कि ये लोग अक्सरियत में आ जाएंगे, इनके डिपेंड करके इस इशू में उनकी सीटें उनसे ले लो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब देखिए अब ये भी पॉलिटिकल फैसला हुआ, ये भी देखना होगा पीटीआई ने सही किया या नहीं, ये वो लोग बताएं कि जी उनका सही फैसला था एसआईसी को ज्वाइन करना या नहीं करना, या उस पर वो इसरार करते कि जी हम क्यों किया एग्जैक्टली। तो पहली बात ये करते हैं ना कि आपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करा के खुदकुशी कर ली, आपने पहले स्टार्ट यहीं से हुआ, इंटर पार्टी इलेक्शंस करा लेने चाहिए थे, फिर जब उन्होंने बाद में कराए तो अब एक्सेप्ट भी नहीं किए जा रहे। देखिए आपको याद होगा कि जब ये फैसला रिजर्व होने के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से 2 महीने पहले बहुत लेट इन्होंने फैसला अनाउंस किया और कहा कि जो आपके जो इलेक्शन थे उनको कल अदम करार दिया इलेक्शन कमीशन, कहा फिर आप कराएं।
फिर दोबारा उन्होंने इलेक्शन कराया, उसको भी उन्होंने कह दिया, वो तीसरी दफा कराया, अब उनको भी किसी और पार्टी का आज तक तो हमने सुना नहीं इलेक्शन कमीशन ने किसी और पार्टी पे इस तरह से उनके इलेक्शन को कलअदम करार कह के दिया है। सिर्फ इसको क्योंकि इसको अताब में रखना था, इसको बाहर रखना था, उनके लीडर आपको आपकी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको आपको सिनेरियो से निकालना है, तो ये सारे जो सारी लॉ जो हो रहे हैं इन पे अप्लाई किए जा रहे हैं। तो लेकिन खैर ठीक है, लेकिन उनकी भी गलतियां हैं, उन्होंने फिर अगर जो इलेक्शन का एक तरीका उनके आइन में रखा था उसके हिसाब से अगर वो करा लेते तो आज ये सिचुएशन ही नहीं होती। तो सर इस नुक्ते में कितना वजन है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी तो इसलिए वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं? देखिए मैं नहीं समझता, देखिए आइन के अंदर मैं समझता हूँ आइन जो है वो सुपीरियर लॉ है और ये रूल्स के एक्ट और रूल्स के तहत उन्हें जमा करानी होती है। अगर उन्होंने फर्ज करें नहीं जमा कराई तो उसका ये थोड़ी होता है कि अगर जो चीजें अगर जीत जाए तो पॉइंट इज एक इंडिपेंडेंट आपको ज्वाइन कर रहा है, उन्होंने नहीं कराई तो उस इंडिपेंडेंट की जो शेयर होता है वो शेयर तो उसको मिलना चाहिए। आप कह दीजिए आप जमा करा दो, मतलब उसमें कोई ये तो नहीं है अगर आपने नहीं जमा कराई आपको आया हदीस होगी कि वो बदल ही नहीं सकता। आप कहिए कि आपने नहीं जमा कराई, अब आपने इंडिपेंडेंट कर दिया तो ये सीटें आपकी इतनी बनती हैं, आप करा दीजिए, उसमें कौन सी ऐसी का बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो बिल्कुल रजिस्टर ही नहीं कराई अक़लियतों की सीटें। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, क्योंकि अब देखिए जब इसमें 80 या 90 लोग शामिल हो जाते हैं आके तो उनकी अब वो मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। अब जिस पार्टी में शामिल होते हैं उन्होंने लिस्ट नहीं लाई, पीटीआई ने तो जमा कराई थी, आपको याद होगा, उनके लोगों ने तो जमा कराई है। तो लेकिन या तो यही इशू आएगा कि अगर ये पीटीआई, लेकिन केस तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है ना, पीटीआई का तो नहीं है। देखिए मैं ये आपसे कह रहा हूं कि उसमें हो सकता है वो ये कोर्ट ये भी कहे मुड़ के कि जी देखिए दो अलग पॉइंट्स, एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने आर्ग्यू किया है कि जी हमें ये सीटें मिलनी चाहिए, हम लोग हमारी साइड, दूसरे जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये पीटीआई को मिलनी चाहिए क्योंकि पीटीआई की जमात के तौर पे खत्म नहीं हो गई। पीटीआई ने हुकूमत ये जो इनका फैसला था इनको आज़ाद डिक्लेयर करने का वो कलअदम करार दिया जाए। तो ये सारे केसेस कोर्ट के सामने, फर्ज कर कोर्ट ये बात मानती है कि ये सीटें पीटीआई की हैं और ये बल्ले का निशान लेने से उनकी पार्टी हैसियत खत्म नहीं हो गई और वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे जो इलेक्शन कमीशन ने किया, तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा, उनको मिल जाएंगी वो सीटें और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अगर वो शामिल हो गए, अगर वो रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन मेरा आपसे जो कहना है कोर्ट जो देखिए फैसला तो अदालत करना ही सब जुडिस मामला है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सीटें जो हैं इनका हक है, दूसरों का हक नहीं है। अच्छा सर, इस दलील में कितना वजन है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान लेने से न सिर्फ इंतखाबी अमल मुतनाज़ हुआ है बल्कि मखसूस नशिस्तों के तनाज़े ने भी इसी फैसले की वजह से जन्म लिया है? मैं तो कहता हूं कि सारी जड़ जो है, सारे अटमोस्ट रिस्पेक्ट, सारी जड़ जो है सारी ये जो सारा इशू डिबेट का हुआ ये बल्ले का निशान लेने से हुआ। ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो भी गलत था और फिर दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अगर किया बल्ले का निशान चले, आपको सेक्शन 215 कहता है अगर आपने इलेक्शन है कि तो इलेक्शन सिंबल लिया जा सकता है, तो क्लैरिटी आ जाती है कि अगर सिंबल अगर आपसे सिंबल ले लिया गया आपकी पार्टी हैसियत इलेक्शन के लिए खत्म नहीं, क्योंकि देखिए जनवरी में ये फैसला आया था, इलेक्शन आपका हुआ है 8 फरवरी में, तो फिर उनको पीटीआई को उस वक्त करना चाहिए था या उस वक्त उसी वक्त कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए था कि जी ठीक है बल्ले का निशान ले लिया लेकिन हमारी हैसियत क्या होगी, क्या हम आज़ाद डिक्लेयर करते उसी वक्त अप्रोच कर लेते हैं फैसले को। क्योंकि आप देखें इलेक्शन कमीशन तो हर इशू पे सिंगल जज वहाँ फैसला करता है, पंजाब इधर इंटर कोर्ट अपील होती है उसके बगैर सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं वो, तो इनको भी आ जाना चाहिए था, ट्राई कर लेते उस वक्त कि जी हमारी हैसियत इंडिपेंडेंट नहीं है, हम पीटीआई के हैं, हम इलेक्शन ठीक है आपसे हम सिंबल ले लिया, हमें दूसरे सिंबल दे दिए गए लेकिन हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, हमने फॉर्म आज़ाद उम्मीदवार का नहीं भरा है। ठीक। अच्छा सर, एथिकली तो कहा जा रहा है कि ये सीटें पीटीआई की थी, उन्हीं को ही मिलनी चाहिए, लेकिन क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों में बांट दी जाए? कानून क्या कहता है? बिल्कुल नहीं, कानून देखें, कानून इस पे बड़ा क्लियर है। कानून कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अब जीतेगी वो जो इंडिपेंडेंट होंगे वो उनको 3 दिन में उसमें शामिल हो जाएंगे और वो मखसूस नशिस्त जो वो उनका शेयर बनेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, उसमें वो इंडिपेंडेंट भी काउंट होंगे। जैसे किसी ने 10 जीती और 3 इंडिपेंडेंट उसमें शामिल हो गए तो उनका शेयर 13 से कैलकुलेट होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो किसी और की सीटें हो वो आप में बांट दी जाए ताकि आपके शेयर से ज्यादा, वो इंडिपेंडेंट है, आपको तो ज्वाइन नहीं किया उन इंडिपेंडेंट है, तो आपको वो सीटें उनके सीटें कैसे मिल सकती हैं आपकी जो आप में शामिल ही नहीं हुए लोग। तो ये बात है सिंपल। ठीक। अच्छा सर, इस फैसले की मुल्की सियासत पर आप क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं?
देखिए बड़ा सीरियस हो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सारा इसका दारोमदार इसी पे है। अगर इनको सीटें नहीं दी जाती हैं और दूसरों में बांट दी जाती हैं, तो आप एक गैर आईनी और गैर कानूनी, मतलब गैर आईनी मैं समझता हूँ बात होगी कि उसके हक से ज़्यादा देके, ताकि किसी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को उठा के आप उसको तो 2/3 मेजॉरिटी दे देंगे, ताकि वो आइन के साथ आइन को तब्दील कर सके। और पीडीएम हुकूमत ने पिछले अदवार में क्या किया है वो आपके सामने है कि आइन की तरमीम जो करेंगे तो फिर उससे उनके खिलवाड़ को कौन रोकेगा। तो मैं समझता हूँ उनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हो सकता है सारा खेल ही इस पे मबनी हो। ठीक है सर, आप और यकीनन आप पूरी प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर भी रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है पीटीआई के वकील ने अपना केस ठीक लड़ा है? देखिए हर वकील अपना केस, और जो पीटीआई के वकील होते हैं, देखिए पहली बात है पीटीआई के वकील तो एक ही थे, दूसरे वकील तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे, तो वो उन लोगों ने अपनी तरफ से जो भी उनका केस था वो भी अपनी तरफ से बेहतरीन पेश किया। वो अब लेकिन कोर्ट को कन्विंस कर सके नहीं, वो तो फैसला बताएगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आप हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंडअप। सुनो राउंडअप में आपको खुशामद। नाजरीन, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान बिजली लोड शेडिंग का तनाज़े मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। चंद रोज कबल वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को नेशनल ग्रिड की बिजली बंद करने की फिर धमकी दी। वजीर आला KPK ने डेरा इस्माइल खान में हजूम के हमरा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर बिजली बहाल कर दी और कहा कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। उन्होंने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे पहले सूबे का पैसा चाहिए, वरना मैं IMF को बता दूंगा कि हुकूमत हमारे नाम पर पैसे लेकर अपनी जेबें भरती है। मजबूर ना करें कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकालें, फिर लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकेंगे। वजीर आला KPK ने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि सूबे के किसी भी फीडर पर 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी और तमाम पार्लियामेंटेरियंस अपने अपने इलाके में इस शेड्यूल की खुद निगरानी करके इसको यकीनी बनाएं। मैंने IG पुलिस को वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि वापडा एहलकारों के कहने पर सूबे के किसी शहरी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है और ये वापडा के मातहत नहीं। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक बिजली की मद में वफाक के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1600 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। बिजली से जुड़े मामला तय करने के लिए हमने वफाक को 15 दिन की डेडलाइन दी थी। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि नेपरा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा नुकसानात के हवाले से बाकी तमाम सूबों से आगे है। नेपरा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पेस्को यानी पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को सालाना 70 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ता है, जो दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। पेस्को के मुताबिक 1315 फीडर्स में से 548 फीडर्स ऐसे हैं जहां लोड शेडिंग नहीं की जाती और इन सार्फिन की तादाद 1 मिलियन से ज्यादा बनती है। पेस्को हुकाम के मुताबिक 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। हुकाम के मुताबिक 135 फीडर्स पर 20 से 30% लॉसेज हैं जहां 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 96 फीडर्स ऐसे हैं जिन पर लॉसेज 30 से 40% हैं और वहां 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेस्को के मुताबिक 143 फीडर्स पर 40 से 60% तक लॉसेज हैं और वहां 12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि 157 फीडर्स पर लॉसेज 60 से 80% है और वहां लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे है। हुकाम के मुताबिक 159 फीडर्स पर लॉसेज 80% से जायद है, जिसकी बिना पर 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कैटेगरी 6 और 7 में वो इलाके शामिल हैं जहां 80% या उससे भी ज्यादा लोग नादहिंदा हैं और बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। इन इलाकों में पेस्को की तरफ से 16, 18, 20, 21 और 22 घंटे तक लोड शेडिंग की जाती है। पेस्को के तर्जुमान के मुताबिक यहाँ ना सिर्फ ये कि रिकवरियां नहीं होती और लोगों ने बिजली के मीटर्स नहीं इंस्टॉल कराए हुए, बल्कि जब यहाँ पेस्को का अमला जाता है तो उन पर तशद्दुद किया जाता है और उस अमले को बेतुकीरी की जाती है। पेस्को के रिकॉर्ड के मुताबिक इन इलाकों में बनू, बटल, बटगरा, बिशाम, DI खान, गुमल यूनिवर्सिटी, हंगू, जलाला, जमरूद, कड़क, कुहाट, कोलाची, मतनी, नौशहरा, शबकदर, तहकोट के इलाके शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान तनाज़े कैसे हल होगा? क्या बिजली चोरी करने वाले अफराद किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक हैं? सवाल तो ये भी अहम है कि लोड शेडिंग के मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें सियासत कर रही हैं। हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए मौजूद शौकत यूसुफजई, रहनुमा तहरीक इंसाफ, इनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। सर, वफाकी हुकूमत का दावा है, बल्कि उनका मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में सालाना 137 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। इस बिजली चोरी को रोकने की बजाय वज़ीर आला KPK और PTI के अरकान असेंबली ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करके बिजली चोरों की हौसला अफजाई क्यों कर रही है? ये तो एक तरह से आप कहें रियासत की रिट को चैलेंज करना है। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये कोई
इस महीने या 2 महीनों की बात नहीं है। बिजली चोरी पूरे मुल्क का मसला है और सबसे ज्यादा चोरी जो है इंडस्ट्रियल स्टेट में होती है। आपको पता, जहाँ इंडस्ट्रियां होती है वहां पे ज्यादा होती है। कमर्शियल बिजली चोरी होती है। कराची में कितनी हो रही होगी, पंजाब में कितनी हो रही है, यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ये सिर्फ जो है ना, ये मुतासिबाना रवैया जो अपना रही है वफाकी हुकूमत, और तो ये इंतहाई खतरनाक है। इस तरह नहीं करना चाहिए, सिंगल आउट कर रहा है एक सूबे को। और दूसरी बात ये है कि देखें, आईपीपीज के जरिए जो मायदे हुए हैं उसमें जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है हमारी, और हम 2800 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा भी नहीं कर सकते, ना रख सकते हैं। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि हम अरबों रुपए, वो जो जनरेशन कैपेसिटी का जो चार्जेस आ रहे हैं, वो अरबों रुपए में पे कर रहे हैं। तो आईपीपीज को तो हम अरबों में दे रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसमें उनका कमीशन मिल रहा है। और जो सस्ती बिजली पैदा कर रहा है सूबा, और उसको जो है ना, उसके अपने जो बकायजात बनते हैं या जो उसके शेयर बनता है, उसको देने में उनको तकलीफ होती है। इस वक्त 1600 अरब से ज्यादा वफाक हमारा मकरूज हो चुका है एनएचपी में, ठीक है नेशनल। सर, नो तो डाउट ये जो बिल्कुल सही सर। बिजली चोरी पूरे मुल्क का मसला है, ये सिर्फ केपीके का मसला नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं कर रहे हैं, ये हम सबके साथ कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें, नेपरा की रिपोर्ट अगर देखें तो 590 अरब रुपए की बिजली पूरे पाकिस्तान में हो रही है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 137 अरब रुपए की जो बिजली है वो केपीके में चोरी हो रही है, फिर सिंध में हो रही है, फिर बलूचिस्तान में हो रही है, और आखिर में पंजाब में। जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, तो उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जहां जितनी बिजली चोरी होगी उसके मुताबिक ही लोड शेडिंग होगी। तो हम कोई ज्यादती नहीं कर रहे, बाकी भी सूबों में लोड शेडिंग हो रही है, वहां तो शोर नहीं मचाया जा रहा, सिर्फ केपीके में क्यों इतना शोर है? देखिए, हमारा 3600 मेगावाट जो है वो बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3600, और जो सूबे की पूरी जरूरियात है वो 2600 मेगावाट है। हमें इन्होंने कहा कि हम आपको 2200 मेगावाट देंगे। ये तो सूबे का अपना शेयर होता है ना। 2200 मेगावाट जो है ये देना है सूबे को, और ये बाकायदा एक कमिटमेंट होती है और आईनी वो होता है उसके तहत। अब मिलती कितनी है, कभी 1600, कभी 1800। तो ये जो 800-900 का जो गैप आ रहा है, हम तो यही कह रहे हैं ना कि या तो हमें अपनी जो हमारा शेयर बनता है वो बिजली तो हमें दे देना, बाकी सूबों को तो मिल रही है। लोड शेडिंग की बात तो अलग दूसरी उस पर आ जाती है ना, सेकेंडरी। पहले तो आप जो हमारा शेयर बनता है, क्या आप वो दे रहे हैं हमें? उसमें कितनी कटौती होती है और क्यों हो रही है? पेस्को का कहना यह है कि हमारे जब जाते हैं लोग तो वहां पे उनसे बदतमीजी की जाती है, ज़दोकोब किया जाता है उन्हें, और मारा पीटा जाता है। जब हम रिकवरी के लिए जाते हैं सिक्योरिटी नहीं दी जाती। और जब वज़ीर आला साहब खुद कह रहे हैं कि FIR नहीं दर्ज की जा सकती ऐसे लोगों के खिलाफ, तो फिर किस तरह से रिट कायम होएगी स्टेट की? नहीं, देखें, उसमें फर्क है जी, वजीर आला साहब के साथ कमिटमेंट हुई, वजीर दाखिला, वजीर पानी और बिजली, ये बैठे, उन्होंने शेड्यूल बनाया, और जो शेड्यूल जो है वो सीएम साहब के हवाले किया। उन्होंने यहाँ आके अनाउंस किया कि जी फलां जगह इतनी लोड शेडिंग होगी, फलां जगह इतनी लोड शेडिंग होगी। तो अगर आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते तो फिर आपने क्यों कहा? सर, आप ग्रिड स्टेशन में जाके सिर्फ बिजली फीडर को ऑन नहीं करते, बल्कि आप तो ये धमकी देते हैं कि नेशनल ग्रिड की भी हम बिजली बंद कर देंगे। आप तो बाकायदा थ्रेट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को। आप मुझसे बिल्कुल खुलकर बात करवाना चाहती हैं। देखें, हमारी बिजली जो है, जो सूबे में पैदा हो रही है, जो सूबे की बिजली पैदा हो रही है, वो कितने पे यूनिट बन रही है? वो तो 1 रुपए से कम पैसों पे बन रही है। और इसी तरह गवर्नमेंट जो ले रही है यहाँ से ये बिजली, वो तकरीबन कोई 1.25 रुपए या 1.5 रुपए पे ले रही है पर यूनिट। और जब ये चली जाती है लाहौर, जो आईपीपी जो बनाती है महंगी बिजली, वो उन सबको मिला के एक नई कैलकुलेशन बनती है। उस नई कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 18-20 रुपए पर यूनिट अगर पंजाब को दिया जा रहा है, कराची को दिया जा रहा है, तो हम भी वही 18-20 रुपए पर यूनिट खरीद रहे हैं, जबकि हम बनाते 1 रुपए से कम पे हैं। लेकिन देखिए, ये सारी चीजें हैं कि एक तरफ आप मजाक उड़ाते हैं वहां पे, दूसरी तरफ एक मुतासिबाना रवैया इख्तियार करते हैं। क्या यही काम आप कराची में कर रहे हैं? क्या उनको ये ताना दे रहे हैं कि जी आप बिजली चोर हैं? पूरे सूबे को आप बिजली चोर कह रहे हैं? तो ये जाती है, जहां पे हो रहा है आप करें ना, कार्रवाई करें। आप क्यों नहीं करते हैं? आपने कितने कनेक्शन काटे? नहीं सर, ये पूरे सूबे को नहीं कर रहे हैं। अब मैंने ये इंट्रो में भी मेंशन किया है और मैंने आपको दोबारा भी ये मेंशन किया है कि 1300 में से 548 फीडर्स ऐसे हैं जहां पे कोई बिजली चोरी नहीं हो रही।
और कोई लोड शेडिंग भी नहीं हो देखिए, मैं रही। तो- तो ये पूरे सूबे को हम बिल्कुल हम ठीक तो है सर। आपको एक देने के लिए और तैयार हैं, चीज है, हम एक और चीज है सर। ये आज डिप्टी कमिश्नर जिला कर्क ने लाखों रुपए की बिजली वाजिबात सार्फिन को माफ कर दिए और सार्फिन सिर्फ माहाना बिल अदा करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि वापडा की तरफ से FIR पर भी कार्रवाई नहीं होगी। तो आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं? डिप्टी कमिश्नर के पास बिल माफ करने का कोई इख्तियार चलिए, मैं है, आपको- कोई कानून है, इजाजत देता है इसको? और क्या ऐसे मुल्क चलेगा, ऐसे रियासत चलेगी जहां मुल्क आपका नहीं, डिफॉल्ट देखिए, करने के इस तरह करीब नहीं है, खजाना खाली है? ये कौन भरेगा ये देखिए, ये लॉसेस? बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जो असल चीजें मैं आपको बताऊं क्या होता है, मेरे शांगला की मिसाल मैं आपको देता हूँ। पूरे 10 यूनियन काउंसिलों में जो तकरीबन कोई 30-35 हजार की आबादी है, वहां पे 4 मीटर रीडर है। आप मुझे बताएं, वो 4 मीटर रीडर जो है वो तो कभी जिंदगी में भी नहीं जाके मीटर चेक करेंगे। वो क्या करते हैं, मैं खुद उनसे मैंने पूछा है, वो आके तुक पे वो किसी के 2 बल्ब लगे हैं ना, तो उनके पीछे भी जो है ना 30,000 और 40,000 का बिल चला जाता है। वो बेचारे देने के काबिल नहीं होते हैं, वो इस तरह जमा होता रहता है। और ये मेरे ख्याल से ये कई अरसे से मैं खुद लगा हूं, वापडा वालों से कहता हूं कि जी रिकंसिलेशन कर लें, जो गरीब है उनको। और आप मीटर आपने लगाया है, आप मीटर के मुताबिक उनसे कटौती कर लें ताकि लोग आपको बिल दें। तो ये चूंकि जो SDO आता है वापडा का, वो उसके मजे हो जाते हैं। हमें बताए ना, एक तस्वीर बना के बताए कि जी ये घर है और ये जो है ना ये कुंडा लगा रहा है, पुलिस में जाए, बिल्कुल उनके खिलाफ FIR होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आप सबको कहेंगे जी ये तो बिजली चोर है, तो वो जो चीज है ना, ये देखें, ये बहुत गलत तासुर दिया जा रहा है। ये तासुब की बुनियाद पे ये सब कुछ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बिजली चोरी चारों सूबों में होगी, हम उसकी हिमायत नहीं करते, क्योंकि हम भी सफर हो रहे हैं। हम 100% बिल देने वाले लोग हैं। हम क्यों, एक बंदा बिल नहीं दे रहा है तो हम उनको क्यों सपोर्ट करें? हम तो खुद उनसे मुतासर है। लेकिन ये करेगा कौन? क्या खुद हुकूमत चाहे वो उनके FIR कर दे, या ये काम ठीक वापडा का है? सही, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि बिजली चोरी पाकिस्तान का संगीन मसला है और इस एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बिलिंग मैकेनिज्म को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है और एहतसाब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के बजट इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की हमायत की तो एक मुआहिदा किया जिसके तहत हुकूमत को बजट और PSDP हमारे साथ मिलकर बनाना थी, मगर इस पर अमल नहीं किया गया। मिलकर बजट बनाते तो अच्छा होता। हुकूमत को बजट पर अपोजिशन से भी बात करके उनकी तजावीज़ लेनी चाहिए थी, इससे अच्छा तासुर जाता। शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला इसके बगैर हल नहीं होगा, ये चार्टर सबके मशवरे से बनाना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। हमारे मंशूर में है कि नैब को खत्म करना है। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन PTI हुकूमत में बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम पर अपोजिशन निशाने पर थी। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करने की साजिश की गई। वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबे को दे। बिलावल भुट्टो की बजट तकरीर से चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में एक नया पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आला सेक्रेटरीट में एक एडिशनल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के मसाइल को हल करेगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के हमायत वाले इलाकों में पीपल्स पार्टी की मुशावरत से डिप्टी कमिश्नर्स तैनात होंगे। पीपल्स पार्टी की हमायत वाले 12 अजला की निशानदेही की गई है, जिनमें मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, रावलपिंडी, राजनपुर शामिल है। मुतल्लिका इजला में मुशावरत से पुलिस और रेवेन्यू अफसरों का तकर्रुर किया जाएगा। वफाकी और सूबाई इस सतह पर लॉ अफसरों की मुतल्लिका असम्बलियों में उनकी नशिस्तों के तनासुब से तकर्रियाँ होंगी। पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ में नुमाइंदगी, बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद और मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट के बराबर तरक्याती फंड्स की फरहमी का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया है। तयशुदा मामलात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए दोनों जमातों में मॉनिटरिंग कमेटियां बनाने पर इत्तफाक किया गया। कमेटियों का इजलास हर 15 दिन बाद होगा। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी के मामले को महज
सियासी बारगेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है? सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शराकत इक़्तिदार के फार्मूले से अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? सवाल तो ये भी अहम है कि पंजाब के 12 अजला का इंतजामी कंट्रोल हासिल करने के बावजूद पीपल्स पार्टी वफाकी और सूबाई काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बन रही? इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर हसन मुर्तजा साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज कौमी असम्बली के बजट इजलास में बिलावल भुट्टो ने तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की हमायत की तो एक मुआहिदा किया जिसके तहत हुकूमत को बजट और पीएसडीपी हमारे साथ मिलकर बनाना था, मगर इस पर अमल नहीं किया गया। मिलकर बजट बनाते तो अच्छा होता। क्या वफाकी बजट पर अब पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर हो गए? पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी के लिए तैयार है? क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब के साथ डार साहब से भी मुलाकात हो गई है और लगता है कि बर्फ पिघल गई है। देखें, बहुत शुक्रिया जी। मैंने आपसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी हमारे जो अफजात थे GST के हवाले से या बजट की के हवाले से, उन खदशात का हमने इज़हार किया तो उन्होंने उस चीज इसलिए किया कि हमें वाकई ये चीजें जो थी ये इकट्ठे करनी चाहिए थी, जो किसी वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। तो आइंदा हम इनको यकीनी बनाएंगे कि हम आपकी मशावरत के साथ उस बजट की तैयारी या कोई भी अहम डॉक्यूमेंट अगर तैयार हो तो पार्टी उसमें जरूर शामिल होगी। जहां तक PSDP का था तो वो था, उस पर कोई अभाम नहीं था। उन्होंने उसको तस्लीम किया कि हम उसको यकीनन करेंगे। जो दीगर पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को स्पेस चाहती थी या पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि इंतजाम की मर्जी से लगे, ऐसी चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। जो भी आदमी लगे वो ना PMLN की उस पे प्रपोजल पे लगे ना पीपल्स पार्टी पे लगे। जो मेरिट पे आता है उसको लगना भी चाहिए, और अगर उनके लगे तो फिर दूसरों के लिए तो ये रास्ता खुल जाएगा कि फलां आदमी अगर अपॉइंट हो सकता है या उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती। तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो मेरिट लगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि विक्टिमाइजेशन ना हो। सर, शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पे तफसील से बात करें। सर, ये बड़ा एक जाना जरूरी है, आपने पहले बात की है। आप इतने अहम इत्तेहादी हैं, आपके वोट के बगैर हुकूमत एक दिन भी नहीं खड़ी हो सकती, फिर क्या रीजन है कि वो आपको उन्होंने मुशावरत में इन्वॉल्व नहीं किया? देखें, गवर्नमेंट जो है ना वो इत्तेहादी हुकूमतें खास करके ये चलाना बड़ी मुश्किल होती है और इसके लिए बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। शायद वो कोई दिल की कमी वाला इशू था, वगरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो उसके इत्तेहादी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। ये पहले इत्तेहादी हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन अब वो सीधे रास्ते पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको आइंदा समझ रहेगी कि इस तरह नहीं होना। तो सर, अब आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं? आपकी कौन कौन सी तजावीज़ एक्सेप्ट कर ली गई हुई हैं? इत्तेहादी हुकूमतों में तो आए दिन इश्यूज खड़े होते रहते हैं। ये कह देना कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, वो एक मेरा ख्याल है इस तरह नहीं है। ये चलता रहेगा। इससे ये कह सकते हैं कि मुस्बत सर, तहफ़्फ़ुज़ात तो आपके दूर नहीं हुए, लेकिन एक नहीं सर, नाक़दीन तो यही कह रहे हैं कि आप इस बजट के उसमें आड़ में आप पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं, जहां आप तैनातियों की बात करें कि हमारी मर्जी से हो, 12 अजला में आप अपने शेयर की बात कर रहे हैं, आप मुशावरत की बात कर रहे हैं, तो फिर सर बाकायदा तौर पर आप काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते, वजारतें क्यों नहीं ले लेते? तो हम कैबिनेट का हिस्सा इसलिए नहीं बन रहे, हम हुकूमत के जो स्टेक होल्डर है, जो चीफ सेक्रेटरी है सूबे का, हम नहीं चाहते कि किसी काम में हम हर्डल बन या वो ये सोचते ये हमें ब्लैक करते हैं। हम तो उन्हें कि आपने जो करना हो हमारे साथ आप उसको कर मशावरत कर ले, बाकी आप अपनी अप्रूवल दें, उसको प्रपोज करें, उसको सेकंड करें, उसको अप्रूव करें, कि जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। तो इसमें पीपल्स पार्टी को कहना कि वजारत ले ले ना ले, तो हमारी मर्जी है ना, हमने वजारत नहीं है या नहीं लेनी। हमने किसी के मीडिया उसको खुश करने के लिए तो नहीं लेनी।
ठीक है सर, ये बजट मंजूरी के बाद महंगाई जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी? नहीं, उसकी जिम्मेदार अगर आप इस बजट को वोट देंगे तो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कह रही है कि अगर बजट हमारी मर्जी के मुताबिक होता, अगर बजट तजावीज में हम शामिल होते, हम यकीनन उसकी जिम्मेदारी लेते। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए आप शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि वो कारकर्दगी बहुत अच्छी होती जिस तरह उन्होंने रिलीफ दिया है, लेकिन वो रिलीफ काश्तकार की गर्दन पे छुरी रख के दिया है। अगर आज आप कहते हैं कि महंगाई कम हुई है तो आपने काश्तकार को मार के रख दिया है। उसकी 4000 की गंदम आप 2500 में खरीद रहे, वो बेचारा 2500 में है, सरकार ने उसका एक दाना नहीं खरीदा। और जब गंदम नहीं होती तो उस चादर चार दीवारी का तकद्दुस कमाल करके उसके घर से निकाल। तो ये मैं समझता हूं कि जो रिलीफ ये काश्तकार के खून से दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए ये था, अगर वो ये कर लेते तो शायद उनकी कारकर्दगी इस 100 दिनों की वो बहुत बेहतर होती। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।